हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानोदय लर्निंग। मैं श्वेता आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जो कि संबंधित है मुगल काल से। इस वीडियो में मैंने मुगल वंश से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें शामिल किए गए सभी प्रश्न MCQ बेस्ड हैं, जो कि आपको ये एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। वीडियो के लास्ट में आपने कितना स्कोर किया है 40 में से, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और ये जो बाबर है, ये कौन था? ये था मुगल वंश का संस्थापक। और इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये अंतिम मुस्लिम शासक था। इसमें देखिए, इब्राहिम लोदी के पास बहुत ज़्यादा सेना थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर की इस युद्ध में जीत हुई। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में उन्होंने तोप खाने का इस्तेमाल किया था। तो वैसे तो बाबर ने बहुत सारा युद्ध किया था, लेकिन पानीपत के पहले युद्ध में इन्होंने तोपखाने का इस्तेमाल किया था और इनकी जीत भी हुई थी। अगला सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसमें इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को खुद को बादशाह घोषित किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार एक पक्ष के द्वारा पहली बार तोपों का उपयोग हुआ था? तो जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें बाबर ने तोपों का पहली बार इस्तेमाल किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस तरह के सवाल बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि जहां पर आपसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे आपको बाकी सारे ऑप्शंस का जवाब पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के सवालों में होता है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, सही है। सेकेंड है, खानवा का युद्ध, ये हुआ था 1527 में, ये भी सही है। ये किसके बीच में हुआ था? तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। सी देखते हैं, घाघरा का युद्ध, तो ये भी सही है, 1529 में हुआ था। अब ये आखिरी है, चंदेरी का युद्ध, जो कि हुआ था 1530 ईस्वी में। तो ये जो चंदेरी का युद्ध है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चंदेरी का युद्ध। तो 1530 में चंदेरी का युद्ध नहीं हुआ था। तो ये भी जानना जरूरी है कि कब हुआ था। तो चंदेरी का जो युद्ध है, ये हुआ था 1528 में। यानी कि खानवा का युद्ध होने के बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था, उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था। अब ये चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बाबर के द्वारा लड़ा गया जो आखिरी युद्ध था, वो कौन सा था? घाघरा का युद्ध था, जो कि 1529 में उन्होंने किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा चंदेरी का युद्ध, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ये हुआ था 1528 में। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राणा सांगा। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। तो बाबर का एक और नाम था, जो कि था जहरुद्दीन मोहम्मद। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वैसे तो इस वीडियो के सारे सवाल आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहरुद्दीन मोहम्मद जो हैं, इन्होंने अपनी
पिता की मृत्यु के बाद 12 साल की आयु में इन्होंने सिंहासन पर बैठा था और उस वक्त सिंहासन पर बैठने वाले का जो नाम होता था उसमें मिर्जा लगाया जाता था, जिसे बाद में उन्होंने बादशाह नाम की उपाधि धारण की। अगला सवाल है, बाबर के साम्राज्य में कौन सम्मिलित नहीं था? यहाँ सवाल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं की बात की जा रही है, यानी जब नहीं आता है तो आपको सारे ऑप्शंस पता होना चाहिए। तो बाबर का जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा था। देखते हैं उन्होंने क्या क्या जीता था। तो काबुल का क्षेत्र सही होगा, इन्होंने जीता था। पंजाब का क्षेत्र भी इन्होंने जीता था। आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ये भी इन्होंने जीता था। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, क्योंकि बाबर के साम्राज्य में उपयुक्त तीनों तो सम्मिलित थे लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल है, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की भाषा में। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसमें फारसी है। तो मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी? फारसी थी, लेकिन तुजुके बाबरी को लिखा गया था तुर्की भाषा में। अब इसे लिखा किसने था? तो इसे बाबर ने स्वयं लिखा था। अपने जितनी भी घटनाएं थी उसे इस पुस्तक में उन्होंने संग्रहित किया था। इसका दो नाम था, एक तो तुजुके बाबरी और दूसरा बाबर नामा। अगला सवाल देखते हैं, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ अगर आपने डीप में पढ़ाई नहीं किया होगा तो इसका जवाब आप जरूर गलत ही देंगे। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए बाबर लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मीर बाकी। मीर बाकी जो कि बाबर का एक बहुत ही महान सेना नायक था और उन्होंने ही अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के पैटर्न को देखने की ज़रूरत है। अगर ये पूछा जाए कि निर्माण किसने करवाया तो मीर बाकी होगा, और अगर ये पूछा जाए कि बाबरी मस्जिद को बनाने का आदेश किसने दिया था तब आपका बाबर होगा। अगला सवाल है, बाबर के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा कौन था? तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे, इसमें से आपको सबसे बड़ा का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुमायूं। तो बाबर के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था हुमायूं। अब यहाँ जो आप बाकी के ऑप्शंस में देख रहे हैं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये उनके बेटों का ही नाम है। तो बाबर के अन्य जो 3 पुत्र थे वो कौन थे? कामरान, अस्करी और हिंदाल, और जो ज्येष्ठ पुत्र था वो हुमायूं था। अगला सवाल है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में सबसे पहला युद्ध कौन सा था? ये जो सवाल है ये बहुत ही टफ लेवल का सवाल है। इसका जवाब देने के लिए आपको हुमायूं के द्वारा लड़े गए सभी युद्धों की जानकारी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवरा का युद्ध, जो कि हुआ था 1532 में। इसके बाद अगर चौसा का देखें तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, और सरहिंद का युद्ध किया गया था 1555 में। तो इससे संबंधित सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में अवरोही क्रम में बताइए, जिसे इंग्लिश में आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला सवाल है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जौनपुर। तो ये देखिए, ये जो शेरशाह सूरी था ये एक बहुत ही महान शासक था और ये विद्या अध्ययन के लिए इन्होंने 1494 ईस्वी में
1494 ईस्वी में इन्होंने विद्या के अध्ययन के लिए जौनपुर चले गए थे, इसीलिए इन्हें पूर्व के सिराज नाम से भी जाना जाता है। तो ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है कि किस शासक को पूर्व का सिराज कहा जाता है, तो शेरशाह सूरी को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और फिर सुल्तान की? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। अब इससे संबंधित कुछ डिटेल देखते हैं। ये देखिए 1534 में बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था नुसरत शाह। उसको हराने के बाद उन्होंने हजरते आला की उपाधि अपनाई थी, लेकिन फिर 1539 में जब इन्होंने चौसा का युद्ध में हुमायूं को हराया, उसके बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। अगला सवाल है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था। अगला सवाल है, हुमायूं के मकबरे का नक्शा किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो यहाँ वास्तुकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो वो वास्तुकार थे ऑप्शन ए मीरक मिर्जा गियास। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वास्तुकार, तो मीरक मिर्जा गियास होगा, लेकिन ये जो मकबरा है ये बनवाया किसने था? तो हुमायूं की जो पत्नी थी जिसका नाम था हाजी बेगम। हाजी बेगम इन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। कब? 1564 ईस्वी में। किस स्थान पर? तो ये दिल्ली में करवाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो ये तो सीधा सवाल मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, लेकिन अगर थोड़ा टफ में जाके पूछा जाए तो आपसे वास्तुकार आने वाले समय में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, किसानों की सहायता के लिए किस मध्ययुगीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबिलियत की व्यवस्था आरंभ की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं पट्टा और काबिलियत क्या होता है। तो सरकार की ओर से किसानों को पट्टे दिए जाते थे और उस पट्टे पे क्या लिखा होता था कि एक वर्ष में उन्हें कितना लगान देना है, ये फिक्स लिखा होता था और उसी हिसाब से उन्हें अपना लगान देना होता था। अब दूसरा है, यहाँ काबिलियत नहीं होगा, ये कबूलियत होगा। यहाँ पे कबूलियत होगा, ठीक है। तो इस पट्टे को जो किसान होते थे उसे कबूलियत पत्र के द्वारा कबूल करते थे। तो इसको प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल है, सरके आजम किसने बनवाया था? यहाँ देखिए, सरके आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। इसे देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं और ये पूर्वी बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में पेशावर तक फैला हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इस्लाम शाह। तो शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? इस्लाम शाह था। इसका अन्य नाम जलाला खां भी था। तो ऑप्शन में आपसे इस्लाम शाह ना देकर जलाला खान भी दिया जा सकता है, जो कि शेरशाह का सबसे छोटा पुत्र था। इसने अपने समय में शेरशाह के शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। अगला सवाल है, किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये जो सवाल है ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है। इसमें ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन में है इस्लाम शाह, सिकंदर शाह, ऑप्शन ए एंड बी, या फिर केवल ऑप्शन ए। तो इसका पहला जो ऑप्शन है ये तो सही होगा ही। इस्लाम शाह जो कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, इसने लगभग देखिए 8 सालों तक शासन किया था और इसकी जो मृत्यु है वो 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई थी। तो इस्लाम शाह ने जो है अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में बांट कर रखा था, लेकिन
यहाँ पर एक नाम आप और देख रहे हैं, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह जो है, जो कि सूरी वंश का एक शासक था, इसने भी इस्लाम शाह के इस व्यवस्था को अपने शासनकाल में 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी, ये दोनों ही इसका आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन में कोई एक होगा तब आप उसी में टिक लगाएंगे, दोनों होगा तो आप दोनों में टिक लगाएंगे। अगला सवाल है, शेरशाह को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह को दफनाया गया था कहाँ पर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है? तो ये बिहार के रोहतास में स्थित है। देखिए, शेरशाह का जो शासनकाल था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन उस छोटे समय में ही इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए थे। इनका शासनकाल है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक, और इनका जो ये मकबरा है ये अफगान स्थापत्य कला का एक बहुत ही शानदार नमूना है। 21वां सवाल है, किलाए कुहना का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर शाह ने किलाए कुहना का निर्माण करवाया था। किलाए कुहना एक मस्जिद है, इसका निर्माण हुआ था दिल्ली में। अगला सवाल है, दिल्ली के पुराना किला भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी, शेर शाह ने करवाया था। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शेरशाह का शासनकाल तो बहुत छोटा था, लेकिन भारत में भवन निर्माण का जो कार्य था उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। अब ये जो किला है ये कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन दीन पनाह नगर में एक किला है जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था। अगला है, शुद्ध चांदी के रुपयों का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। तो देखिए, शेरशाह सूरी से पहले पुराना घिसा पिटा सिक्का ही चलता था, लेकिन शेरशाह वो पहले शासक थे जिन्होंने शुद्ध चांदी के सिक्कों का आविष्कार किया था। इन्होंने बस चांदी का ही नहीं बल्कि सोना, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया था। यानी मुद्रा सुधार के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया था। इनके इस मुद्रा सुधार के कारण ही एक इतिहासकार थे, उनका नाम था स्मिथ। इस इतिहासकार ने लिखा है अपनी एक पुस्तक में कि यह रुपया यानी कि शेरशाह सूरी का रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। अगला सवाल है, किसके शासनकाल को भारतीय मुद्राओं के इतिहास में परीक्षण का काल कहा जाता है? तो देखिए, मुद्राओं के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण जिस शासक ने कार्य किया था वह शेरशाह सूरी हैं। तो भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण का काल किसके शासनकाल को कहते हैं? शेरशाह सूरी के शासनकाल को कहते हैं। अगला है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये किस मुगल शासक के कथन है? ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, औरंगजेब या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। ये जो कथन है ये शेरशाह सूरी का कथन है। क्यों कहा था? तो देखिए, मारवाड़ का जो एक युद्ध था उसमें राजपूतों का शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर इन्होंने ये कथन कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यानी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे उन लोगों के शौर्य पराक्रम से। अगला सवाल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1576 ईस्वी में। और ये युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मुगल शासक अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, अप्रैल 1576 में। अगला सवाल देखते हैं, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? राइट आंसर होगा अकबर। तो अब देखते हैं जाप्ती प्रणाली एक्चुअल में क्या थी। तो भूमि
से राजस्व वसूली के लिए इस जाप्ती प्रणाली का जो प्रचलन है वो अकबर ने प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत देखिए भूमि से संबंधित सारे चीज इसके अंदर आ जाते थे, जैसे सर्वेक्षण भूमि सर्वेक्षण के साथ साथ जो राजस्व का निर्धारण था वो, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल थे। अगला सवाल है, टोडरमल किससे संबंधित थे? ऑप्शन है कानून से, साहित्य से, मालगुजारी सुधारों से या फिर संगीत से। तो टोडरमल संबंधित थे किससे? मालगुजारी सुधारों से। मालगुजारी सुधार का मतलब क्या हुआ? वो राजस्व से ये संबंधित थे। और ये किस किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। तो इनके मालगुजारी सुधारों को आईने दहसाला व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि अकबर काल में आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है इसे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये जो आईने दहसाला है ये एक भू राजस्व व्यवस्था थी जिसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यवस्था इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस हुई थी उस वक्त में कि इसे उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि टोडरमल बंदोबस्त के नाम से। अगला सवाल है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शंस में है लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला या फिर कुतुब मीनार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा। इस मकबरे में भारतीय के साथ साथ फारसी वास्तुकला शैली भी दिखती है। ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और इसको डिजाइन किसने किया था? मीरक मिर्जा गयास ने, निर्माणकर्ता हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम। अगला सवाल है, सुलह कुल की नीति किस मुगल शासक के द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अकबर। तो सुलह कुल क्या था? तो सुलह कुल जो है इसका मतलब है सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, और इसे अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर अपनाया था। यानी इसके पीछे जो अकबर का उद्देश्य था वो ये चाहते थे कि सभी धर्म के लोगों के बीच में सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे। अगला सवाल है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी महल का नक्शा बौद्ध विहार के जैसा है? इसका राइट आंसर होगा पंचमहल। और इसे अकबर ने कहाँ बनवाया था? तो अकबर की जो नई राजधानी थी फतेहपुर सिकरी, वहाँ पर ये स्थित है। और ये जो पंचमहल है ये इसका आकार कैसा है? पिरामिड के आकार का है, जिसका नक्शा बौद्ध विहारों से मिलता जुलता है। अगला सवाल है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदरा। तो सिकंदरा जो है ये एक गांव का नाम है। इसका नाम अकबर ने क्या रख दिया था? बहिस्ताबाद रख दिया था, बहिस्ताबाद। यहाँ पर था अकबर का मकबरा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अकबर का जो मकबरा है इसकी योजना बनाई थी अकबर ने, लेकिन इसे बनवाया किसने था? इसे हम अगले सवाल में देखेंगे। यहाँ देखिए अगला सवाल है, अकबर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर कौन था? तो अकबर के पुत्र थे। और इन्होंने ही 1613 ईस्वी में, यानी अपने काल में, अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ पर है? आगरा के सिकंदरा नामक गांव में। और इस मकबरे की विशेषता क्या है कि ये गुंबद विहीन है। गुंबद क्या होता है? जैसे ये नीचे का पिलर है और ये जो है ये गुंबद हो गया, ये गुंबद। तो ये गुंबद विहीन मकबरा है, ये इसकी विशेषता है। अगला है कि महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? अकबर के शासनकाल में उन्होंने बहुत सारे हिंदी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो महाभारत का भी उन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसका शीर्षक क्या था? ऑप्शन बी, रज्मनामा। 36वां सवाल है,
अकबर के द्वारा बनाया गया अनुवाद विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे ऑप्शन ए फैजी। यहाँ पर देखिए, अब हम बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर फैजी हैं, नकीब खां हैं और बंदा यूनी है। तो ये 3 व्यक्तियों के द्वारा ही, ये 3 महान विद्वान लोगों के द्वारा ही अकबर का जो अनुवाद विभाग था वो चलता था, जिनका कार्य क्या था कि जितने भी हिंदी ग्रंथ हैं उनका हिंदी में अनुवाद करवाना। जैसे महाभारत है, इसके साथ रामायण है, लीलावती है, इन सभी का अनुवाद ये अपने इस अनुवाद विभाग के द्वारा करवाते थे, जिसके अध्यक्ष थे फैजी। अगला सवाल है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसे अकबर ने बहुत ही ज़्यादा सम्मानित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरि विजय सूरी। और अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने स्वयं ही इनसे संपर्क किया था और इनके साथ बहुत सारा समय बिताया था, क्योंकि वो जैन धर्म को बहुत ही करीब से समझना चाहते थे। अगला है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? इसका जवाब देने के लिए आपको इन सभी राजाओं का शासनकाल पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का काल क्या था। तो अकबर का देखिए, इसका तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा अकबर। तो रानी एलिजाबेथ प्रथम का जो समकालीन शासक था वो अकबर था। अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। और एलिजाबेथ प्रथम की बात अगर हम करते हैं तो 1600 ईस्वी में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और उसी समय ये इंग्लैंड की रानी थी। 39 सवाल है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रॉल्फ फिच। ये जो हैं सबसे पहले कहाँ आए थे? फतेहपुर सिकरी और आगरा, यहाँ पहुँचने वाले ये पहले व्यक्ति थे। रॉल्फ फिच कौन थे? ये एक अंग्रेज व्यापारी थे, जो व्यापार संबंधित बातचीत करने के लिए ये अकबर के दरबार में आए थे। और आज के वीडियो का आखिरी और 40वां सवाल है, जो कि है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बंगाल और बिहार दोनों की बात की जा रही है। तो बंगाल और बिहार को फाइनली अकबर ने मिलाया था मुगल साम्राज्य में कब? 1576 में। अब अगर हम अलग अलग देखें तो सबसे पहले अकबर ने बिहार को जीता था 1574 में। इसके बाद इन्होंने 1576 में बंगाल को जीता। और ये युद्ध किन के बीच हुआ था? तो अकबर और दाऊद खां के बीच हुआ था, जिसमें दाऊद खां को पराजित करके अकबर ने बिहार और बंगाल को जीता था। तो ये था टॉप 40 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कितना क्वेश्चंस को सही बनाया है कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। और ये जो था, ये मुगल शासन से संबंधित एमसीक्यूज का सेट 1 था। इसका 3 से 4 सेट और आएगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक भी है। तो इसे पूरा कवर करने में लगभग 3 से 4 वीडियोस में कवर किया जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।